जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबहू ना छोड़े खेत। 12 सितंबर 1897 उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में कोहाट जिले में 6000 फीट की ऊंचाई पर सारागढ़ी किला। किले पर 36 सिख रेजिमेंट के 21 जवान तैनात थे। सुबह के 8 बजे थे। बाहर तैनात संतरी ने दौड़कर अंदर खबर दी कि हजारों पठानों का एक लश्कर झंडों और नेजों के साथ उत्तर की तरफ से सारागढ़ी किले की तरफ बढ़ रहा है। उनकी तादाद 8000 से 14000 के बीच थी। सारागढ़ी लड़ाई पर बहुचर्चित किताब द आइकॉनिक बैटल ऑफ सारागढ़ी लिखने वाले ब्रिगेडियर कमलजीत सिंह बताते हैं। 8 बजे जब खबरें मिलनी शुरू होगी, बल्कि उससे पहले ही कि कुछ लोग इकट्ठे हो रही है, मट्टी उड़ी क्यों उड़ी, घोड़े आगे बढ़े, फिर पता चला कि वहाँ तो बहुत फौज है जो कि हमला करने वाली है। तो इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी और इन्होंने अपनी जो जगह थी, उनकी तैनात जगह थी, उन जगह में पहुँच गए। लेकिन 9 बजे जब हमला शुरू हुआ तो हवलदार ईश्वर सिंह ने सबको कहा था कि कोई फायर नहीं खोलेगा जब तक मैं ना बोलूं, और मैं तब बोलूँगा जब वो मेरे बिल्कुल राइफल के एक्यूरेट फायरिंग के रेंज में आ जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारा जाए। हम उसका रिस्क लेंगे, उनको नज़दीक आने देंगे। तो फायर डिसिप्लिन को कायम करते हुए जब वो लोग सिर्फ 200 गज पहुँच गए, इसने ऑर्डर दिया फायर, और कितनों को ही मारा, कितने ही जख्मी हुए। और वो पठानों का इतना जो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए अपनी राइफल्स, अपने जजेल्स फायर करते हुए, नेज़ों के साथ, झंडों के साथ और टॉम टॉम बजाते हुए जो आगे बढ़ रहे थे, जो किसी के भी दिल को दहला देता, वो वहीं पे मात खा गए। हवलदार ईश्वर सिंह ने पास के फोर्ट लोखहाट पर तैनात अंग्रेज अफसर कर्नल हॉटन को हालात से अवगत कराया। कर्नल हॉटन का हुक्म आया, होल्ड योर पोजीशन। 1 घंटे के अंदर किले को 3 तरफ से घेर लिया गया। औरकजइयों के नेता गुलशाह ने सफेद झंडे के साथ अपना एक सैनिक सारागढ़ी किले पर भेजा। इस दौरान जो गुल बादशाह उनका लीडर था, वो हवलदार ईश्वर सिंह के सम्मुख हुआ। उसने कहा कि तुम तादाद में बहुत थोड़े हो, मारे जाओगे, और तुम अपनी लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हो, अंग्रेजों की लड़ाई लड़ रहे हो। क्यों लड़ाई लड़ रहे हो उनकी? तो उसके जवाब में हवलदार ईश्वर सिंह ने कहा, ये तो ज़मीन महाराजा रणजीत सिंह की हमारी ज़मीन है, हम यहाँ लड़ेंगे और मिट जाएंगे। आप अगर हिम्मत है आगे बढ़ो और हमारी गोलियों का मजा लो, और ये हमें बहलाने के तरीके बंद करो कि आप हमें महफूज तरीके से कोहाट भेज देंगे या कुछ कर देंगे, और लड़ें। असल में तो सुना गया कि उसने गाली गलौज भी किया। आफ्टर ऑल जोश में ये बातें तो होती हैं। सवाल उठता है कि इतनी तादाद में औरकजइयों ने सारागढ़ी किले पर हमला क्यों किया? ये वो इलाका है जहां रहने वाले लोगों पर आज तक किसी का नियंत्रण नहीं हो पाया है। 1880 के दशक में अंग्रेजों ने यहां 3 चौकियां बनाई, जिसका कि स्थानीय औरकजई कबायलियों ने जबरदस्त विरोध किया। जाने माने सैन्य इतिहासकार और सैनिक थिंक टैंक यूएसआई के सचिव राणा छीना बताते हैं। 97 में एक फ्रंटियर अपराइजिंग हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। उस टाइम ये जो एरिया था जिसको ब्रिटिश इंडिया में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते थे और आजकल पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी में आता था, लेकिन वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी। इट वाज एक किस्म का बॉर्डर एरिया था जहाँ सिर्फ जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उन्हीं का ही कानून चलता था और किसी का नहीं। तो ये कोशिश थी अंग्रेजों की उस एरिया को कंसोलिडेट करें। उस जमाने में ब्रिटिश इंडिया में एक बहुत ज्यादा जो खौफ था उनको वो रशिया की तरफ से था। सो डिफेंस ऑफ द इंडियन फ्रंटियर्स वो रूस इंपीरियल रशिया की तरफ देख के ज्यादा उनका होता था। अफगानिस्तान को एक वो बफर स्टेट की तरह मानते थे। 1897 में जो फ्रंटियर ट्राइब्स थी, इन्होंने जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, रोड्स बिल्ड करने की कोशिश की उस ट्राइबल एरिया में, तो उन्होंने एक अंग्रेजों के खिलाफ अपराइजिंग घोषित कर दी, एक जिहाद डिक्लेयर कर दिया।
तो फिर इंडियन आर्मी को वहां पे भेजा गया था उसको कंटेन करने के लिए। दोबारा लौटते हैं लड़ाई की तरफ। पहले 1 घंटे में ही पठानों के 60 सैनिक मारे जा चुके थे और सिखों की तरफ से सिपाही भगवान सिंह की भी मौत हो चुकी थी। इस दौरान अपने भी तकरीबन 5-6 आदमी या जख्मी हो गए थे या शहीद हो गए थे। अब उन्होंने एक और चाल चली, क्योंकि वो हमला भी नाकामयाब रहा। चारों तरफ सूखी झाड़ियां थी, उन्होंने मशाले फेंकी, आग लगा दी। आग का फायदा उठाते हुए उन्होंने मंजिए कॉट्स ली, उनके ऊपर मिट्टी डाली, पत्थर डाले और 2 आदमी एक कॉट के नीचे छुपते छुपाते, जो एक कॉर्नर था जो कि अंदर के लोगों को, गढ़ी के लोगों को दिखाई नहीं देता था, वहाँ छेद बनाना शुरू कर दिया। मेजर देशमुख ने गुलिस्तान की तरफ से उनको काफ़ी मैसेज भेजे कि आपके साइड में एक छेद बन रहा, लेकिन लड़ाई के दौरान यह बात की समझ नहीं आई या मैसेज ठीक तरह से वो ले नहीं पाए। ये बात वहाँ तक नहीं पहुँची, नहीं तो शायद वो छेद न करने दिया जाता। इस बीच लांस नायक चांद सिंह के साथ मुख्य ब्लॉक में तैनात 3 जवान साहिब सिंह, जीवन सिंह और दया सिंह भी मारे गए। जब चांद सिंह अकेले रह गए तो ईश्वर सिंह और उनके बचे हुए साथी अपनी रक्षण पोजीशन को छोड़कर उनके पास मुख्य ब्लॉक में आ गए। ईश्वर ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वो अपनी राइफलों में संगीन लगा लें। इतने में इतनी गोलियां चल रही थी अफगानों की, वो भी बड़े एक्यूरेट और बड़े दबंग और बड़े बहादुर आदमी थे कि उन्होंने जो गढ़ी का दरवाज़ा था, वो एक लकड़ी का था, उसमें बहुत गोलियां लगने से उसकी भी छिलतने बन के और दरवाज़ा उड़ना शुरू हो गया। तो आखिरी हमला जो उन्होंने तकरीबन 3:30 बजे किया, तब तक वो जो छेद बन रहा था वो गिर गया और बाद में जो देखा गया है 12 फीट बाई 7 फीट का वो पार बन गया था और इधर से दरवाज़ा टूट गया था और वो अंदर आ गए। तब तक सब आदमी लड़ते हुए, कईयों को मारते हुए शहीद हो गए। करीब 2 मील की दूरी से पास के लॉकहार्ट किले से ये लड़ाई देख रहे कर्नल हॉटन ने सारागढ़ी में फंसे अपने साथियों की मदद करने की कोशिश की। कैप्टन अमरेंद्र सिंह अपनी किताब सारागढ़ी एंड द डिफेंस ऑफ द सामना फोर्ट में लिखते हैं, उस इलाके में हजारों पठानों के बढ़ने के बावजूद लेफ्टिनेंट मन और कर्नल हॉटन ने एक बार फिर 78 साथियों के साथ सारागढ़ी में गिर चुके अपने साथियों की मदद के लिए फायरिंग करना शुरू कर दी ताकि पठानों का ध्यान भंग हो। जब वो किले से सिर्फ 500 मीटर दूर थे, उन्होंने देखा कि पठान किले की दीवार फलांग चुके हैं और किले के मुख्य द्वार पर आग लगी हुई है। हॉटन को अंदाजा हो गया कि सारागढ़ी गिर चुका है। आखिर में नायक लाल सिंह, एनसी दाद और सिग्नल मैन गुरमुख सिंह जिंदा बचे। गुरमुख ने कर्नल हॉटन को संदेश भेजा। आखिर में जो गुरमुख सिंह था, उसने लास्ट मैसेज कर्नल हॉटन को ये भेजा, अब आग भी लग गई है अंदर और मैं अकेला हूँ और मैसेज नहीं भेज सकूंगा, मैं अभी राइफल पकड़ रहा हूँ। उसने राइफल पकड़ी, बैनेट से, तलवार से, कहा जाता है 20 आदमी मारे। तकरीबन 4 बजे तक 7 घंटे लगातार 21 आदमियों ने 12,000 10,000 आदमियों का मुकाबला किया। इस लड़ाई को दुनिया के सबसे बड़े लास्ट स्टैंड्स में जगह दी गई। 36 सिख के मारे गए सभी सैनिकों को उस समय का सबसे बड़ा वीरता सम्मान इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट क्लास 2 दिया गया। कर्नल हॉटन ने पहले तो इन बहादुरों को सैल्यूट किया, फिर ये खबर पंजाब के गवर्नर को भेजी। पंजाब के गवर्नर ने ये खबर इंग्लैंड में भेजी। उस वक्त जो पार्लियामेंट वो सेशन में थी इंग्लैंड में, जब उनको ये खबर मिली कि ऐसी बहादुरी दिखाई गई है एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन फोर्स की, तो सारे मेंबर्स पार्लियामेंट खड़े हो गए और दुनिया में एक ऐसी मिसाल कायम हुई कि उन्होंने इनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दी। और ये बात जब क्वीन विक्टोरिया को पता लगी तो उसने कहा सबसे हाईएस्ट अवार्ड इनको दिया जाए। उस वक्त विक्टोरिया क्रॉस हिंदुस्तानियों को नहीं दिया जाता था, सबसे बड़ा अवार्ड था इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो उस वक्त के विक्टोरिया क्रॉस आज के हमारे PVC के बराबर है, वो दिया गया। और इसके अलावा और बहुत से इनामात दिए गए। इनको इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के अलावा उनके डिसेंडेंट्स को हर एक को 500 रुपया, उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी, सबको दी गई। उनके डिसेंडेंट्स को 2-2 मुरब्बे ज़मीन जो कि 50 एकड़ के बराबर होती है, वो दी गई। ये स्टोरी UNO की 8 सबसे दुनिया की बहादुर स्टोरीज में ली गई। दोनों पक्षों के पास आधुनिक और परंपरागत हथियारों का अच्छा सम्मिश्रण था, बस उनके पास तोपें नहीं थी। हमारी फौजें थी हिंदुस्तानी, इनको दी गई थी मार्टिनी हेनरी
ब्रीच लोडिंग, एक एक राउंड भरना पड़ता था, गर्म भी हो जाती थी, टाइम भी लगता था, लेकिन कहते हैं कि 1 मिनट में 10 राउंड फायर कर सकते थे। जो मार्टिनरी हेनरी मैगजीन के साथ जिनमें ज़्यादा राउंड आते थे वो अंग्रेज़ों के पास थे। इसके अलावा सिखों के पास तलवारें, एक छोटी तलवार जो वो रखते हैं अपना अमृत छकने के बाद, और सिखों के पास एक बहुत बढ़िया और हथियार था जो कि पगड़ी के ऊपर चक्कर बांधते थे, और वो चक्कर में इन्होंने प्रैक्टिस के साथ इतनी अहमियत पैदा कर ली थी कि वो रीजनेबल डिस्टेंस तक 20-30 गज तक अगर एमुनिशन ना हो जाए, ना लड़ सके, तो वो चक्कर को चला के उसका गला काट देते थे। और उनके पास एक तो लोकल बनी हुई जजेल राइफल थी जो तकरीबन 8 फीट लंबी थी, तो घोड़े पे बैठे हुए भी उसको भर सकते थे। आगे से मजल लोडिंग होती थी, आगे से लोड किया जाता था फायर, फिर मजल लोडिंग, टाइम लगता था। सवाल उठता है कि 36 सिख के इन 21 जवानों ने आखिर क्यों इस लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगा दी। शोर मचाते आगे बढ़ते पठानों को देखकर वो विचलित क्यों नहीं हुए? पहली बात तो ये सब लोग पास पास के गांवों से थे, और एक अगर भागे तो वो बदनामी सब गांव में जा सकती थी, तो लोगों को ये डर था कि मैं बदनाम ना हो जाऊं, घर में जाऊं, ये ना कि मेरे को कुछ देखे नहीं, मेरा भाई बहन या मेरा फादर या मेरी वाइफ मेरी तरफ देखे ही नहीं। दूसरा, रेजिमेंटेशन एक बहुत तगड़ी चीज़ होती है। जब हम 4 आदमी इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं, गेमें खेलते हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन हम ऐसे भाइयों की तरह एक हो जाते हैं। जब एक जाता है दूसरा कहता है तू कैसे गया, मैं इसका बदला लूँगा। इसके अलावा इनमें ख़ासतौर पर एक ये बात थी, इनको मालूम था कि हमलावर सारे मुस्लिम बाएं से दाएं को आते रहे हिंदुस्तान को। पहली दफ़ा तो उन्होंने खदेड़ा, अब उनको दोबारा चांस नहीं देना आगे बढ़ने का, ख़त्म करना ही होगा। इस पूरी लड़ाई में सारागढ़ी में मौजूद एनसीई दाद को कोई वीरता सम्मान नहीं मिला, क्योंकि वो एनसीई यानी नॉन कॉम्बिटेंट इनरोल्ड थे और उन्हें हथियार उठाने की इजाजत नहीं थी। ब्रिटिश सरकार की ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी थी, क्योंकि असैनिक होते हुए भी दाद ने अपनी राइफल या संगीन से कम 5 पठानों को मारा था। लड़ाई के बाद मेजर जनरल कीटमैन बिक्स ने कहा कि 21 सिख सैनिकों की बहादुरी और शहादत को ब्रिटिश सैनिक इतिहास में हमेशा स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।